हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल देवभूमि ज्ञान दर्पण में। तो ल्यूसेंट कंप्यूटर की एक सीरीज हमने शुरू कर रखी है, जिसके अंतर्गत हम ल्यूसेंट कंप्यूटर बुक को टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। इससे पहले मैं 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूं, जिसमें हमने कंप्यूटर की विशेषताएं देखी थी और कंप्यूटर का विकास हम देख चुके हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें। आज के भाग में हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर की विभिन्न पीढ़ियों की। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं, कंप्यूटर का जैसे जैसे विकास हुआ तो हमने उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट किए, बहुत सारे चेंजेस किए, उन्हीं को फिर कंप्यूटर की पीढ़ी के नाम से जाना गया। ठीक है, तो देखते हैं कंप्यूटर की जो पीढ़ियाँ हैं उनमें क्या क्या चेंज हुए, हमने समय के साथ साथ क्या क्या उनमें डेवलपमेंट किया। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखें, 20वीं शताब्दी के मध्य में कंप्यूटर के विकास में अभूतपूर्व प्रगति देखने को मिलती है। ठीक है, इस विकास को अध्ययन की सुविधा के लिए हमने 5 पीढ़ियों में बांट दिया। ठीक, और कंप्यूटर की जो पीढ़ियां हैं, इन्हें विकसित करने का जो मेन उद्देश्य था वो क्या रहा? सस्ते, छोटे, तेज और विश्वसनीय कंप्यूटर बनाना। ठीक है, तो ऐसे कंप्यूटर बनाना जो कि जिनमें लागत तो कम हो, लेकिन साइज भी छोटा हो उनका, और साथ ही साथ तीव्र गति से कार्य कर सकें, और उनकी जो क्षमता हो, उच्च क्षमता हो। ठीक है, काम करने की क्षमता उच्च, यानी कि विश्वसनीय होनी चाहिए। तो ऐसे कंप्यूटर डेवलप करने के लिए हम लगातार कंप्यूटरों में चेंज करते गए, तो इससे नई नई पीढ़ियाँ डेवलप होती गई। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग एक चीज़ ध्यान दें, 20वीं शताब्दी लिखी है, तो बहुत से स्टूडेंट हैं जिनको समझ नहीं आता कि शताब्दी हम नाम कैसे रखते हैं। तो भैया देखो, सिंपल सा तरीका बताता हूँ। पहली शताब्दी कब बनी होगी? शताब्दी मतलब 100 साल। ठीक है, तो पहली शताब्दी कब बनेगी? जब 0 से 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। जैसे 100 वर्ष हुए तो एक शताब्दी बनी। दूसरी कब बनेगी? 100 से 200 तक। ठीक है, 200 में। तीसरी कब बनेगी? 200 से 300 में। तो ऐसे करके चलता गया। तो भैया देखो, पहली शताब्दी कहा तो 1 आ रहा है लास्ट में, दूसरी शताब्दी कहा तो लास्ट में 200 आ रहा है या 2 आ रहा है, तीसरी शताब्दी कहा लास्ट में 300 आ रहा है। तो लास्ट में जो सन लिखा होगा उसी के नाम पे शताब्दी हो जाती है, बस इतना ध्यान रखो। ठीक है, 20वीं शताब्दी कहा है तो लास्ट में क्या आना चाहिए? लास्ट में 20 आना चाहिए। ठीक है, यानी कि 2000। ठीक है, 2000 कहने का मतलब कब से कब तक चली होगी? 1900 से 2000, यानी कि 1900 से 2000 के मध्य 20वीं सदी। अभी हम कहाँ हैं? 2023 में, यानी कि 2000 प्लस। तो ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी फिर? 2000 से लेकर 2100 के मध्य चलेगी। ठीक है, यानी कि 2000 से 2100। तो अभी हम 2023 में हैं, तो इसका मतलब हम 21वीं सदी में हैं। ठीक है, तो ऐसे करके ध्यान रखें। अब देखें, प्रत्येक पीढ़ी को हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल सा इसका इंट्रोडक्शन प्रथम पीढ़ी का, फिर उसके बाद हम इनकी विशेषताएं और अन्य पीढ़ियों की विशेषताएं लगातार देखते जाएंगे, कंपैरिजन करते हुए। ठीक है, तो देखिए प्रथम पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी में पहला क्वेश्चन यही बन सकता है कि कब से कब तक मानी जाती है। ये बिल्कुल सटीक सन नहीं है। ठीक है, ये एक अनुमानित है कि इतने टाइम से इतने टाइम तक, तो कभी भी ये सटीक नहीं होते, ध्यान रखें। तो लगभग मान सकते हैं 1942 से लेकर 1955 तक। ठीक, जैसा कि हमने पढ़ा था 1801 ईस्वी में ही आपका जब वीविंग मशीन बनी, तो उसके बाद से आपका कंप्यूटर का डेवलपमेंट शुरू हो गया था। कैलकुलेटर बना। ठीक है, इसके बाद आपका एनालिटिकल इंजन बना। इसके बाद लेडी एडा लवलेस ने आपका प्रोग्रामिंग भाषा बनाई। ठीक है, यानी कि पहली प्रोग्राम उन्हें कहा जाता है, बाइनरी मशीनी लैंग्वेज बनाई। ठीक, तो ऐसे करके विकास चलता गया। अब देखें, इस पीढ़ी की शुरुआत जो है आपकी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के निर्माण से हुई। तो वो तो आपका जो था केवल कंप्यूटर बनाने के प्राथमिक प्रयास थे। ठीक, लेकिन 1900 के बाद आपका कंप्यूटर वास्तविक रूप में बन गया था। ठीक है, और 1942 के आसपास, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर थे वो अस्तित्व में आए। तो इस पीढ़ी की शुरुआत, जो प्रथम पीढ़ी है, इसकी शुरुआत आपका इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के निर्माण से ही मानी जाती है। ठीक, सन 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही कोलोसस नामक विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। कल की वीडियो में हमने बात किया था कि विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो था एनिएक था। तो मैंने वहाँ पे बताया था कि वो विश्व का पहला सार्वजनिक कंप्यूटर था। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था और एनिएक वहाँ ऑप्शन में नहीं है, तब आप कोलोसस के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपसे बोला गया है कि विश्व का पहला सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, तब आप ध्यान रखेंगे वो एनिएक ही होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको ध्यान में रखें। जबकि अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि विश्व का पहला व्यावसायिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, तब आप ध्यान रखेंगे यूनिवैक। ठीक है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर हमने कल पढ़ा था। ठीक, तो यहाँ से इनकी पहली जनरेशन की शुरुआत होती है। 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आपका कोलोसस बना। इसके बाद ये पहला विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इसके बाद अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन मॉचली, ठीक है, या जॉन मैकली कहीं पे लिखा हुआ है, ये हमने कल बात की थी, इन्होंने एनियक नामक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का निर्माण किया, जो कि विश्व का पहला सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ठीक है, इसके बाद यूनिवैक का निर्माण इन्हीं ने किया, जॉन मैकली और इनके एक साथी ने। तो इनने मिलकर यूनिवैक फर्स्ट बनाया, जो कि पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था, और इसका उपयोग जो मेनली किया गया, या फिर आप कह सकते हैं इसका विकास करने का जो मेन उद्देश्य था, फौज और वैज्ञानिक उपयोग के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं प्रथम आधुनिक कंप्यूटर। इसके बारे में हमने
थोड़ा सा कल डिस्कस किया था। प्रथम आधुनिक कंप्यूटर का जो आविष्कारक माना जाता है ब्रिटिश वैज्ञानिक डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग को माना जाता है। ठीक है, तो डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग पर मैंने कहा कि एक हॉलीवुड मूवी बनी हुई है इमिटेशन गेम। ठीक है, कौन सी? इमिटेशन गेम बनी हुई है। ये काफ़ी अच्छी मूवी है। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें पूरी एलन ट्यूरिंग की कहानी दिखाई गई है कि कैसे उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का निर्माण किया था जिससे आधुनिक कंप्यूटर की नींव पड़ी। ठीक है, और उनके साथ क्या घटनाएं घटी, कैसे उनका जीवन चला, ये सारी चीज़ें उसमें दिखाई गई हैं। बहुत ही अच्छी मूवी है, टाइम मिले तो जरूर देखें। तो एलन ट्यूरिंग का नाम भी याद रखें। ठीक है, अब आती है प्रथम पीढ़ी की विशेषताएं। तो अब हम यहाँ से इन पीढ़ियों में क्या क्या यूज हुआ, कैसे ये कंप्यूटर बने, क्या क्या इनमें यूज किया जाता था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला है, इसमें निर्वात ट्यूब यानी कि वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। अब निर्वात बल्ब या वैक्यूम ट्यूब क्या होते थे? कंप्यूटर को चलाने के लिए इसमें कुछ इस तरीके के बल्ब बनाए गए थे। ठीक है, और बल्ब कहने का मतलब जैसा अभी बल्ब होता है, तो वही थे आपके वैक्यूम ट्यूब या निर्वात बल्ब। अब आप जानते हैं कि जैसे 100 वाट का बल्ब है, बिल्कुल ऐसा दिखाई देता है। और ये क्या करते थे, ये 100 वाट के जो बल्ब होते हैं बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इस जो पहला पीढ़ी का कंप्यूटर था उसमें वैक्यूम ट्यूब में हीटिंग प्रॉब्लम सबसे महत्वपूर्ण प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो पहली पीढ़ी में कंप्यूटर के संचालन के लिए क्या लगाया गया था? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। अब इसमें धीरे धीरे आपका डेवलपमेंट होता जाएगा, इसलिए इसे ध्यान रखें। तो पहला है वैक्यूम ट्यूब। दूसरा देखें, ये जो कंप्यूटर थे आकार में बहुत बड़े, भारी और संचालन में अत्यधिक जटिल थे। ठीक, बहुत बड़े हुआ करते थे, एक एक कमरे में पूरा कंप्यूटर ही था। ठीक है, ये अधिक ऊष्मा उत्पन्न करने वाले थे। जैसा कि मैंने बताया, इनमें वैक्यूम ट्यूब लगाई गई है, इस तरीके की वैक्यूम बल्ब लगाए गए हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता था, बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती थी, यानी कि हीटिंग प्रॉब्लम थी। ठीक, अगला देखें, प्रथम पीढ़ी के जो सॉफ्टवेयर थे। अब देखिए कंप्यूटर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर तो बनाना पड़ेगा, यानी कि इसमें कोई ना कोई प्रोग्राम डालना पड़ेगा जिससे कि ये कंप्यूटर कार्य कर सके। ठीक है, और प्रोग्राम का डेवलपमेंट तो 1842 में ही कर दिया था लेडी एडा लवलेस ऑगस्टा ने। ठीक है, इन्हीं के नाम पर एक लैंग्वेज का नाम एडा लैंग्वेज भी मिलता है, ये भी ध्यान रखें, उसमें ऐड कर लेना कल की वाली वीडियो में। ठीक है, तो लेडी एडा लवलेस ऑगस्टा ने पहला प्रोग्राम डेवलप कर दिया था, लेकिन वो प्रोग्राम किस भाषा में लिखा था? मशीनी भाषा में इन्होंने लिखा था। ठीक, तो यहाँ पे भी जब पहला आपका ये पहली पीढ़ी के कंप्यूटर बने तो इसमें भी मशीनी भाषा में ही प्रोग्राम लिखे गए। ठीक है, लेकिन बाद में अंतिम समय में जो पहली जनरेशन की अंतिम टाइम आया और उसमें जब कंप्यूटर बने तो वहाँ पर मशीनी भाषा के साथ साथ असेंबली भाषा का भी यहाँ पे विकास हो गया था, तो असेंबली भाषा का भी प्रयोग किया गया। ठीक है, अब ध्यान रखें कि मशीनी भाषा और असेंबली भाषा दोनों ही निम्न स्तरीय भाषा हैं। ठीक, भाषा वाला चैप्टर हम आगे कवर करेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कौन सी भाषा है, क्या है, कैसे डेवलपमेंट और क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं। ठीक, आगे देखें, इनपुट देने के लिए, अब भाषा भी हो गई, फिर तो इसके बाद इनपुट कैसे देंगे? तो इनपुट देने के लिए कोई इनपुट डिवाइस नहीं थी, जैसे कीबोर्ड है, माउस है या फिर अन्य चीज़ें नहीं थी। तो इनपुट देने के लिए उस समय पर पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था। ये भी हमने कल देख लिया, हरमन हॉलरिथ ने पंच कार्ड का डेवलपमेंट किया था। ठीक है, तो इसका उपयोग किया गया। आगे देखें, 1952 ईस्वी में डॉक्टर ग्रेस हॉपर के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ध्यान रखेंगे, डॉक्टर ग्रेस हॉपर ने क्या किया? इनपुट देने के लिए जो पंच कार्ड यूज होते थे, सॉरी ये जो आपकी मशीनी भाषा थी, ठीक है, इस भाषा का डेवलपमेंट करके असेंबली भाषा विकसित की। ठीक है, इंग्लिश के लिए असेंबली भाषा। तो 1952 में डॉक्टर ग्रेस हॉपर द्वारा असेंबली भाषा का आविष्कार हुआ जिससे प्रोग्राम लिखना कुछ आसान हो गया। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनके उदाहरण देखें तो एनिएक हो गया, यूनिवैक है, मार्क 1 है, ठीक है, IBM 360 आदि। अब इस जनरेशन की कमियां क्या थी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की, तो वो भी देख लेते हैं। देखो इसमें निर्वात ट्यूब लगी हुई थी, यानी कि ऐसे करके जो आपके वैक्यूम ट्यूब्स थी या निर्वात बल्ब उसमें लगे हुए थे। ठीक है, इससे क्या होता था, ये बल्ब देरी से गर्म होते थे और बहुत देर में ठंडी होते थे और बहुत ज़्यादा ऊष्मा भी प्रोड्यूस करते थे। ठीक है, तो देर से गर्म होंगे, एक केस की कमी होगी। ठीक है, तो कंप्यूटर देर में चलेगा। दूसरी बात, ये जब एक बार गर्म हो गए तो फिर बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे, बहुत ज़्यादा ऊष्मा प्रोड्यूस करते थे। तो इन्हें ठंडा रखने के लिए एयर कंडीशनिंग सिस्टम का उपयोग करना पड़ता था। ठीक है, तो जिसे ठंडा रखने के लिए खर्चीली तकनीक थी उस टाइम, वातानुकूलित यंत्र यानी कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम का प्रयोग करना पड़ता था। ठीक, और तीसरी चीज़, ये आपका गर्म हो गए पूरी तरीके से तो उन्हें ठंडा होने में भी टाइम लगता था। ठीक है, तो ये भी एक दिक्कत थी और अधिक मात्रा में इसमें विद्युत खर्च होती थी। जैसा कि आप जानते हैं अभी LED यूज कर रहे हैं आप लोग बल्ब, तो वो मुश्किल से 10 वाट 15 वाट का होता है और बहुत अच्छी लाइट देता है, जबकि 100 वाट के जो बल्ब हैं वो बहुत ज़्यादा बिजली खर्च करते हैं, जल्दी गर्म भी हो जाते हैं और आपका जो लाइट है वो भी कम मिलती है। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी था। ठीक है,
अब जाके आए आपके सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर, जिसमें इनमें थोड़ा सा सुधार किया गया जिससे कि कंप्यूटर थोड़ा अच्छा बन जाए। ठीक है, तो सेकंड पीढ़ी कब से कब तक है? 1955 से लेकर 64 तक मानी जाती है, ध्यान रखेंगे। इसकी खास विशेषता देखते हैं। निर्वात ट्यूब की जगह जो आपका वैक्यूम ट्यूब्स थे यानी बल्ब, उनकी जगह हल्के और छोटे ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग किया गया। तो ये दूसरी पीढ़ी की विशेषता है भैया, ट्रांजिस्टर। ठीक है, ध्यान रखें। यहाँ पे आप कैसे याद रखेंगे? ट्रांजिस्टर ऐसे शुरू हो रहा है तो यहाँ पे देखें ऐसा बना हुआ है ना वी, इसे आप उल्टा करते हैं तो ऐसे जैसे आपने 2 उंगलियां खड़ी की हैं ऐसा दिखाई देता है। तो ऐसे ही करके आप लोग याद रखेंगे। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब थी, दूसरी पीढ़ी में आया ट्रांजिस्टर। तो इस पीढ़ी की विशेषता है ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग, जिस वजह से कंप्यूटर का साइज क्या हो गया होगा? थोड़ा सा घट गया होगा। ठीक है, अब ट्रांजिस्टर होता क्या है ये भी देख लेते हैं भाई। देखो, जो ट्रांजिस्टर है आपका, ट्रांजिस्टर एक अर्धचालक युक्ति है। ठीक है, यानी कि सेमी कंडक्टर, ये ध्यान रखें, सेमी कंडक्टर नाम से एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। तो सेमी कंडक्टर युक्ति थी आपकी क्या? ये ट्रांजिस्टर यानी कि अर्धचालक युक्ति। ठीक है, जिसके प्रयोग से कंप्यूटर के आकार में तथा वजन में कमी हो गई। तो कंप्यूटर छोटे हो गए, आकार में और वजन में भी कमी होगी, साथ ही साथ प्रोसेसिंग की जो गति हुई ये तेज होगी। ठीक है, तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पहले बल्ब का प्रयोग होता था 100 वाट के, उसकी जगह अब एलईडी आ गई। तो यहाँ पे जो सेमी कंडक्टर थे कुछ इस तरीके की चिप होती थी। ठीक है, इस तरीके की चिप टाइप के थे, और इनमें ये जो आपके सेमी कंडक्टर थे ये आपके कुछ इस तरीके के हुआ करते थे, आप ऐसे करके समझेंगे इन्हें। ठीक है, ये इस तरीके के कंडक्टर थे। ठीक है, सेमी कंडक्टर, तो इनका प्रयोग किया गया सेकेंड जनरेशन में, सेकेंड सेमी कंडक्टर। ठीक, इसके अलावा देखें आगे, स्टोरेज के लिए यानी कि भंडारण के लिए, संग्रह, डेटा को संग्रह करने के लिए पहली बार यहाँ पर मैग्नेटिक डिस्क तथा टेप, यानी कि मैग्नेटिक डिस्क और टेप कहने का अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ चुंबकीय भंडारण युक्ति। ठीक है, चुंबकीय भंडारण युक्ति यानी कि कोर मेमोरी का उपयोग किया गया। तो मतलब चुंबकीय भंडारण युक्ति कहने का मतलब एक प्लेट टाइप की चीज़ होगी जिस पर आपका आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होगी। ठीक है, तो मैग्नेटिक डिस्क क्या थी? आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी हुई एक छोटी सी टेप होती थी, और इनकी गति और संग्रहण क्षमता जो थी ये थोड़ा सी ज़्यादा होती थी, तीव्र होती थी। ठीक है, तो इनका प्रयोग किया गया। ध्यान रखें, मैग्नेटिक टेप, यानी कि आपसे क्वेश्चन बनेगा किस पीढ़ी के कंप्यूटर में भंडारण के लिए कोर मेमोरी का प्रयोग किया जाता था? तो ध्यान रखें, कोर मेमोरी किस में थी? आपका सेकेंड जनरेशन में। ठीक, आगे देखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, CRT यानी कि कैथोड रे ट्यूब स्क्रीन का आविष्कार हुआ। अभी जो आप लोग टेलीविज़न देखते हैं, टीवी देख रहे हैं या फिर कंप्यूटर चला रहे हैं, तो इनमें आपकी जो स्क्रीन होती है कौन सी होती है? LED स्क्रीन होती है। ठीक है, LED यानी कि इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है, लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, तो LED स्क्रीन है, लेकिन इससे पहले क्या थी? आपकी जो डिस्प्ले थी वो LCD आती थी। ठीक है, ये भी आपने सुना होगा, तो LCD और LED दोनों ही सुनी होंगी, लेकिन उनसे पहले जो डिस्प्ले यूज होती थी वो थी आपकी CRT यानी कि कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, तो ध्यान में रखना, कैथोड रे ट्यूब आपका एक स्क्रीन हुआ करती थी जो कि एक तरीके से वक्राकार स्क्रीन थी। ठीक है, जैसे आपने पुरानी टीवी देखी होंगी तो उनमें क्या है, जो टीवी की स्क्रीन है वो फ्लैट नहीं होती थी, वो बिल्कुल ऐसे बाहर को उभरी हुई होती थी। ठीक है, यानी कि टेढ़ी, और पीछे इतना बड़ा उनका एरिया बना होता था, बहुत लंबा सा पीछे को टीवी में। ठीक है, पुरानी टीवी में अगर घर में है तो उसको देखें, तो वो आपका कैथोड रे ट्यूब के कारण है। ठीक है, तो कैथोड रे ट्यूब उनमें यूज होती थी। आगे देखें, डेटा संचरण के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, ध्यान रखें, डेटा संचरण यानी कि डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए, जैसे आपने कोई चीज़ भेजी, लैपटॉप से आप लोग अपने फ़ोन में कोई भेज रहे हैं कुछ चीज़, तो उसके लिए एक USB केबल लगाते हैं। क्या लगाते हो? USB केबल लगाते हैं। ठीक है, तो डाटा संचरण के लिए बस सिस्टम, तो USB का फुल फॉर्म होता है आपका यूनिवर्सल सीरियल बस। तो ये बस सिस्टम की शुरुआत सेकेंड पीढ़ी में ही होगी थी, और मिनी कंप्यूटर का निर्माण भी इस पीढ़ी में शुरू हुआ। ठीक है, लगभग एक तरीके से आप कह सकते हैं मिनी कंप्यूटर जैसी अवधारणा आ गई थी। आगे देखें, कंप्यूटर में प्रोग्राम सॉफ्टवेयर लिखने के लिए, तो अभी आपने देखा कि प्रोग्राम या फिर सॉफ्टवेयर को लिखने के लिए हमने मशीनी भाषा का प्रयोग किया था, लेकिन इस पीढ़ी में प्रोग्राम सॉफ्टवेयर लिखे जाने के लिए उच्च स्तरीय भाषाओं जैसे कि फोर्ट्रॉन जो पहली उच्च स्तरीय भाषा थी। ठीक है, इसके अलावा एल्गोल, लिस्प, कोबोल, पास्कल आदि का प्रयोग होने लगा। अब ये क्या होते हैं, इनको हम जब भाषाएं पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दूसरी पीढ़ी में आपका उच्च स्तरीय भाषाओं का प्रयोग मुख्यतः होने लगा, जबकि शुरुआत में आपका असेंबली भाषा का ही प्रयोग हुआ था। ठीक है, आगे देखें, कंप्यूटर संचालन के लिए यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम की अवधारणा की पुष्टि इसी पीढ़ी में हुई। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपके डेवलप तीसरी पीढ़ी में हुए हैं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम की जो अवधारणा आई उसकी पुष्टि इसी पीढ़ी में हो गई थी। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? जैसे विंडो OS होता है। ठीक है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऐसे एप्पल का अलग होता है। ठीक है, अभी ये एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं अलग अलग, उनके अलग अलग नाम है ना, जैसे नॉगट है, लॉलीपॉप थे, इस टाइप के। तो ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि किसी भी सिस्टम को ऑपरेट करते हैं। ठीक, तो ये ध्यान में रखें। आगे चलते हैं तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। तो देखिए, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का समय आता है 1965 से लेकर 1971 के मध्य। इसमें क्या किया गया? पहले में आपने देखा था वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, यानी कि वैक्यूम बल्ब। फिर आया आपका क्या? ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब क्या आता है?
ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी कि आईसी चिप्स का प्रयोग शुरू हुआ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यहाँ से कई बार क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बने हुए हैं, किसने इसका आविष्कार किया, कब इसकी शुरुआत हुई, किस पीढ़ी की विशेषता है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखें। आईसी चिप, ठीक है। तो आईसी चिप की शुरुआत किस पीढ़ी में मानी जाती है? तीसरी पीढ़ी में मानी जाती है। और आईसी चिप क्या थी उसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखें आईसी चिप का आविष्कार किसने किया है? JS किल्बी और रॉबर्ट नॉय, ये दो वैज्ञानिक आते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। इनके द्वारा ही 1958 ईस्वी में आईसी चिप का निर्माण किया गया। अब यहाँ पे चिप शब्द आ गया तो देखो, हमने देखा था पहले में आपका कुछ इस तरीके से एक बल्ब टाइप का बना हुआ था, ठीक है। और ये क्या था? वैक्यूम ट्यूब थी। इसके बाद आपका बना दूसरी पीढ़ी में क्या? ये आया आपका ट्रांजिस्टर, जो था कुछ इस तरीके का, ठीक है। एक आपका इस तरीके का हल्का सा बल्ब लगा दिया इसमें छोटा सा, और इसको कहीं पर लगा दिया, ठीक है। इसमें दो पैर जैसे बने होते थे, ये था ट्रांजिस्टर। ये अभी भी आपको पुराने रेडियो टीवी में मिल जाएगा, ठीक है। उनकी प्लेट जो होती है ना, मदरबोर्ड टाइप, उसमें। इसके बाद अब तीसरी पीढ़ी में आ गए तो यहाँ पे आईसी चिप। तो आईसी चिप क्या थी? आईसी चिप एक ऐसी चिप थी भैया, ठीक है। ये एक लंबी सी चिप है, सिलिकॉन की बनी हुई, ठीक है, सिलिकॉन या जर्मेनियम की, और इसमें कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये लगे होते थे ट्रांजिस्टर। तो एक ही चिप में बहुत सारे ट्रांजिस्टर इसमें लगा दिए गए, ठीक। तो इसी को कहा गया आपका आईसी चिप। अब जहाँ पर आप एक ट्रांजिस्टर लगाने में खर्चा करेंगे, उसकी जगह आपने छोटे छोटे यहाँ पे एक ही चिप में, छोटी सी चिप में सैकड़ों ट्रांजिस्टर लगा दिए। तो इससे क्या हो गया? आपका जगह कम होगी, ठीक है। जो कंप्यूटर मोटे होते थे वो और पतले हो गए होंगे, और इनकी क्षमता भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी, ठीक है। जहाँ 2 ट्रांजिस्टर 3 ट्रांजिस्टर लगाने पड़े थे, वहाँ आपका आपने सैकड़ों लगा दिए। तो सोचिए कि इसका जो कार्य करने की क्षमता वो कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी इस पीढ़ी के बारे में, ठीक। ये देखिए, जो आपका आईसी चिप है, इसके बारे में और पूछा जाता है कि अर्धचालक पदार्थ यानी कि सेमीकंडक्टर पदार्थ सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। सिलिकॉन का जो सिंबल है आपका, सिलिकॉन का जो एक तरीके से आप कह सकते हैं इन्हें दर्शाने के लिए जो लिखा जाता है वो SI, और जर्मेनियम के लिए G, ठीक है। ये केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। जैसे आप कहते हैं कि कॉपर के लिए CU, ठीक है, या सोने के लिए जो गोल्ड होता है AU, इस टाइप के यूज किए जाते हैं। तो उस तरीके से सिलिकॉन के लिए SI और जर्मेनियम के लिए संकेत होता है G, ठीक है। इनसे निर्मित होती थी आपकी आईसी चिप, और एक साथ सैकड़ों ट्रांजिस्टर से इसमें लगाए जा सकते थे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया है, एक ऐसी चिप की अगर आप बात करेंगे तो इस तरीके की एक छोटी सी चिप होगी, जो कि बनी होगी किससे? सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम की। और इसमें हम ट्रांजिस्टर को ऐसे बहुत सारे एक साथ लगा सकते हैं। तो एक साथ सैकड़ों ट्रांजिस्टर से लगाने के लिए इस चिप का प्रयोग किया गया। तो इसी को कहा गया आपका आईसी चिप, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखें। आगे बात करते हैं। देखो, आरंभ में शुरुआत जब हुई आईसी चिप की, आईसी चिप का जब आविष्कार हुआ, ठीक है, तो आईसी चिप को शुरुआत में 2 प्रकार से यूज किया गया। एक तो आपका स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन के रूप में, यानी कि मैं डायग्राम से समझाता हूँ। ये आपका है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, यहाँ पे आपके सैकड़ों वो लग गए, ठीक है। दूसरा है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। लार्ज स्केल में क्या होगा? इसी छोटी सी चिप में आपका यहाँ लगाए थे और यहाँ भी लगा दिए, तो ये क्या हो गया आपका? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। आप लोग ऐसे कह सकते हैं, जैसे एक साइड लगाए हुए हैं तो अच्छा दिखने के लिए 2 साइड, यानी कि आमने सामने ऐसे करके लगा दिए, ठीक है। तो ये था आपका लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये क्या लगे हैं? ट्रांजिस्टर। अगला पॉइंट, इस तीसरी जनरेशन में LCD यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का आविष्कार हो गया। जैसा मैंने बताया, पहले आपका कैथोड रे ट्यूब आया, CRT। इसके बाद आएगी आपकी LCD यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले तीसरी जनरेशन में, और चौथी में क्या आ जाएगी फिर? LED आ जाएंगी, ठीक है। यानी कि जो स्क्रीन होगी और LED का प्रयोग, लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आपसे पूछा जाएगा LCD, 3 चीज़ें हैं, इसका शुरुआत किस जनरेशन में आई या फिर किस में आविष्कार हुआ? तो LCD का 3rd जनरेशन में। इस पीढ़ी में कीबोर्ड के आविष्कार और प्रयोग ने डाटा एंट्री को अत्यधिक सरल बना दिया। इससे पहले आपने देखा प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें इनपुट देने के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया गया, ठीक है। सेकंड जनरेशन में भी पंच कार्ड का ही प्रयोग व्यापक तौर पर किया गया था, ठीक है। लेकिन 3rd जनरेशन में आपका कीबोर्ड का आविष्कार हो गया। तो कीबोर्ड के आविष्कार ने इनपुट देने को या फिर डाटा एंट्री को बहुत ईजी बना दिया। अगला है रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी के प्रयोग होने से मैग्नेटिक टेप तथा डिस्क के संग्रहण क्षमता में वृद्धि हुई। तो इस जनरेशन में रैम की अवधारणा आ गई थी, लेकिन रैम अभी पूरी तरीके से विकसित नहीं हुई थी, ठीक है। लेकिन रैम की अवधारणा, आपसे पूछा जाएगा कि रैम की अवधारणा किस पीढ़ी में डेवलप हुई, तो ध्यान रखें तीसरी पीढ़ी में, ठीक है। RAM 3 शब्द हैं, तीसरी पीढ़ी में, ठीक है। और इससे क्या हुआ? जो हम भंडारण के लिए मैग्नेटिक टेप और डिस्क का उपयोग कर रहे थे, उनके भंडारण क्षमता में वृद्धि होगी, ठीक है। कंप्यूटर में टाइम शेयरिंग का विकास हुआ। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है भैया, ध्यान देना इसे, ठीक है। टाइम शेयरिंग क्या होता है? टाइम शेयरिंग देखें किस पीढ़ी में हुआ था, पूछा जाएगा। तो कंप्यूटर में टाइम शेयरिंग का विकास हुआ तीसरी पीढ़ी में।
इसके द्वारा एक से अधिक यूजर एक साथ कंप्यूटर के संसाधन का उपयोग कर सकते थे। तो एक साथ एक ही टाइम पे बहुत सारे यूजर जब कंप्यूटर का प्रयोग करेंगे तो उसी को टाइम शेयरिंग कहा गया। ठीक है, तो टाइम शेयरिंग का जो विकास हुआ वो भी तीसरी पीढ़ी में हुआ। और अगर हम इनपुट के लिए लैंग्वेज की बात करें तो इसमें आपका PL1 यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1 जैसी उच्च स्तरीय भाषाओं का प्रयोग हुआ था, जो कि अपने आप में बैच प्रोग्रामिंग भाषाएं थी। यानी कि ये कोई एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, इसमें आपका बहुत सारी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाएं होंगी, जैसे फॉरट्रॉन है, कोबोल है, एल्गोल है, पास्कल है। ठीक है, इस तरीके की बहुत सारी भाषाओं का एक समूह होगा, ग्रुप। तो बैच प्रोसेसिंग भाषा का प्रयोग तीसरी जनरेशन में मिलता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर। तो देखिए चौथी पीढ़ी में क्या डेवलपमेंट हुआ, उसे देखने से पहले आप पहले ये देखें कि इसका समय कब से कब तक है। 1971 से 85 का जो काल माना जाता है वो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का काल माना जाता है। ठीक है, इस पीढ़ी की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता रही वो ये रही VLSI। अब VLSI क्या था? VLSI कहने का अर्थ हुआ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी कि ये आपकी थी IC चिप। ठीक है, और इसमें लगने थे ट्रांजिस्टर ऐसे करके। तो पहली पीढ़ी में आपके जो तीसरी पीढ़ी बनी उसमें आपका ऐसे लगे एक साइड, तो स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन हुआ। फिर दो साइड लगने लगे। ठीक है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें क्या हुआ आपका वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और यहाँ पे हर जगह पे बहुत सारे ट्रांजिस्टर यहाँ पे लगा दिए गए। तो इस तरीके का कुछ डायग्राम आपके सामने आया और इसी को कहा गया आपका वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के बाद जो ये चिप कहलाई, इस चिप को कहा गया अब माइक्रो प्रोसेसर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखना। किस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ था? तो वो आपका चौथी पीढ़ी में हुआ है। ठीक है, और माइक्रो प्रोसेसर किसे कहेंगे आप लोग समझ चुके होंगे इस तरीके का। ठीक है, अब देखें इसको एक बार देख लेते हैं। इस पीढ़ी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है VLSI अर्थात वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक का आविष्कार, जिसके द्वारा संपूर्ण CPU तथा मेमोरी एक छोटी सी चिप, सिलिकॉन चिप जो थी, इस पर लाया जा सका। ठीक है, जैसा कि मैंने कल बताया था मदरबोर्ड पे एक छोटी सी चिप होती है, बिल्कुल ऐसे ही उस पर चारों कोनों में आपके बहुत ज़्यादा ट्रांजिस्टर लगे होंगे, उसी को हम CPU कहते हैं। ठीक है, तो CPU और मेमोरी को एक छोटी सी सिलिकॉन चिप पर लाया गया, किसकी मदद से? जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं इनकी मदद से। ठीक है, और माइक्रो प्रोसेसर कैसे बने? जब हमने सिलिकॉन या जर्मेनियम की बनी हुई चिप पर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन किया, यानी कि बहुत ज़्यादा ट्रांजिस्टर लगा दिए। ठीक है, आगे देखें। VLSI तकनीक के फलस्वरूप ही माइक्रो प्रोसेसर का विकास हुआ। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, तो ध्यान रखेंगे। माइक्रो प्रोसेसर का विकास चौथी पीढ़ी में हुआ है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर के निर्माण में विश्व की अग्रणी कंपनी है आपकी इंटेल। अभी भी आप लोग देखते होंगे इंटेल कोर 5, इंटेल 6, इंटेल 7, इस तरीके से इंटेल के अलग अलग प्रोसेसर आते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली जो कंपनी है विश्व की सबसे अग्रणी कंपनी, वो है इंटेल, सबसे ज़्यादा प्रख्यात। ठीक, इस पीढ़ी में माउस, लाइट पेन आदि पॉइंटिंग युक्तियां विकसित की गई, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो माउस का आविष्कार, जैसे कीबोर्ड का आविष्कार आपका इससे पहली वाली जनरेशन में हुआ, और माउस का आविष्कार आपका इस जनरेशन में हो गया। ठीक है, चौथी पीढ़ी में। और इसके साथ साथ लाइट पेन, जिससे अभी मैं लिख रहा हूँ, तो ये लाइट पेन है। ठीक, इस पीढ़ी में मैग्नेटिक डिस्क तथा टेप के स्थान पर, तो इससे पहले हमने देखा था मैग्नेटिक डिस्क और टेप का प्रयोग होता था, और उसमें आपका रैम में मैग्नेटिक डिस्क का एक तरीके से प्रयोग किया गया, तो मेमोरी क्षमता बढ़ गई थी। तो यहाँ पर अब मैग्नेटिक डिस्क और टेप को हटा दिया गया, इसके स्थान पर फ्लॉपी डिस्क तथा सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक युक्ति रैम रोम का व्यापक प्रयोग होने लगा। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, इससे पहली जो पीढ़ी थी तीसरी, उसमें रैम का आपका आरंभिक प्रयोग शुरू हो गया था, यानी कि अस्तित्व में आ गई थी, लेकिन उसका व्यापक प्रयोग हुआ चौथी पीढ़ी में। तो यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क और सेमीकंडक्टर से चलने वाली रैम और रोम का उपयोग होने लगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट ध्यान रखें, इस दौरान यानी कि चौथी पीढ़ी में GUI, अब यहाँ से किस पीढ़ी में आया था ये भी पूछा जाता है, और GUI का फुल फॉर्म भी कई बार पूछा गया है। तो ध्यान रखें, GUI कहने का मतलब है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का विकास कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में ही हुआ था, और इसने कंप्यूटर के उपयोग को और ज़्यादा सरल बना लिया। ठीक है, अगला देखें। MS-DOS, MS विंडोज़ तथा एप्पल मैक ऑपरेटिंग सिस्टम तथा यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास चौथी पीढ़ी में ही हुआ है। ठीक है, तो जितने भी आपके सबसे ज़्यादा प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इनमें भी सबसे ज़्यादा कौन सा है? MS विंडो जो है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम जो है MS-DOS, MS विंडोज़, एप्पल मैक और यूनिक्स, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम किस में डेवलप हुए हैं? चौथी पीढ़ी में। आगे बात करते हैं, अगर भाषा की बात करें तो यहाँ पर आपका उच्च स्तरीय भाषाएं तीसरी पीढ़ी में ही आ गई थी। तो यहाँ पे उच्च स्तरीय भाषाओं का ही प्रयोग किया गया, जो थी आपकी पास्कल है, बेसिक है आदि। ठीक है, उच्च स्तरीय भाषा का मानकीकरण इसी जनरेशन में किया गया, और इसका मेन उद्देश्य क्या था मानकीकरण करने का? तो चौथी पीढ़ी में जो उच्च स्तरीय भाषा का मानकीकरण किया गया, इसका उद्देश्य था
कि प्रोग्राम जो है सभी कंप्यूटरों में चलाया जा सके। जो किसी भी भाषा को हमने उच्च स्तरीय भाषा का मानकीकरण कर दिया तो वो भाषा भी सभी कंप्यूटर में चलेगी, तो उससे जो भी प्रोग्राम बनाया है उसे किसी भी कंप्यूटर में एक्सेस किया जा सकता था। ठीक है, अगला है स्प्रेडशीट। ठीक है, ये स्प्रेडशीट जो है आपकी ये अलग अलग ऑफिस कार्य में प्रयोग होने वाली एक तरीके से सॉफ्टवेयर है कह सकते हैं, स्प्रेडशीट। ठीक है, DBMS इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, DBMS। इसी के साथ साथ पेज मेकर, ये भी आप लोग जानते होंगे, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक, ग्राफिक्स पैकेज, तो आदि का विकास इसी जनरेशन में हुआ है। जो आपके कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले जो ऑफिस वर्क हैं, जो कैलकुलेशन के वर्क हैं, या फिर किसी भी तरीके के डाटा संग्रहित करने वाले जो कार्य हैं, इन सभी कार्यों को आसान करने के लिए इन सॉफ्टवेयर्स का विकास किया गया। ठीक है, स्प्रेडशीट है, DBMS है, पेज मेकर है, ग्राफिक्स पैकेज है आदि। ठीक, अब देखते हैं अंतिम पीढ़ी, पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर। तो इसका जो विकास है ये 1985 से चला, 1985 से वर्तमान तक पाँचवीं पीढ़ी ही चल रही है। ठीक, इसमें क्या क्या हुआ देखें। VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो था, उसकी जगह पर अब आपका अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी कि ULSI का प्रयोग होने लगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो माइक्रो प्रोसेसर हैं, माइक्रो प्रोसेसर में ULSI तकनीक का आविष्कार किस जनरेशन में हुआ या प्रयोग किस जनरेशन में शुरू हुआ, तो पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ। ठीक है, इस पीढ़ी के माइक्रो प्रोसेसर क्या थे, अत्यंत छोटे और बेहद शक्तिशाली थे, जो कि नेटवर्क, मल्टीमीडिया और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में सहायक होते थे। अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है, इसमें हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो इस पीढ़ी के जो आपके माइक्रो प्रोसेसर थे वो और ज़्यादा छोटे हो गए और इनमें और ज़्यादा ट्रांजिस्टर हमने इनबिल्ट कर दे, जिससे कि ये अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के अंतर्गत आए और इनकी कार्य क्षमता बेहद ज़्यादा होगी, उच्च होगी। ठीक है, शक्तिशाली थे। आगे बात करेंगे उच्च गुणवत्ता के प्रिंटर जो हैं, वॉइस रिकॉग्नाइजर जो हैं यानी कि जो आवाज़ को पहचानते हैं, वेब कैमरा जिससे आप वीडियो कॉल करते हैं। ठीक है, स्कैनर है, डिजिटल कैमरा आदि का विकास भी इसी पाँचवीं पीढ़ी में माना जाता है। ठीक है, अगला देखें संग्रहण के लिए यानी कि स्टोरेज के लिए यहाँ पे ऑप्टिकल डिस्क है, जैसे कि CD, DVD, ब्लू रे डिस्क आदि का विकास हुआ। अब यहाँ से आपका CD और DVD का फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है, तो आगे हम बात करेंगे डिटेल में। अभी आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, CD मतलब है कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, और DVD का अर्थ होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक है, तो ये आपके, और ब्लू रे डिस्क भी इनसे थोड़ा और बेहतर क्वालिटी की डिस्क थी। ठीक है, तो ये आपके संग्रहण के लिए उपयोग होने लगे। अगला देखें इंटरनेट, ईमेल और वर्ल्ड वाइड वेब, इसका फुल फॉर्म पूछा गया था UKSSC के द्वारा, तो ध्यान रखें वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW जो आप यूज करते हैं, कोई भी URL अगर आपने लिखना है। ठीक है, आप गूगल खोलेंगे, वहाँ पे एक सर्च बॉक्स आता है, उसमें टैप करके कुछ लिखते हैं ना एक एड्रेस, तो URL है। अब URL का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आप लोग सर्च करके मुझे कमेंट करें। ठीक है, देखते हैं कितने स्टूडेंट करते हैं। तो URL लिखने के लिए आप पहले WWW एक डोमेन नेम लिखते हैं, तो WWW जो है इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। इसका आविष्कार पाँचवीं पीढ़ी में ही हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं कृत्रिम ज्ञान क्षमता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत भी इसी पीढ़ी में हुई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, यहाँ पे हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत भी इसी पाँचवीं पीढ़ी में मानी जाती है। और भाषाओं की बात करें तो नई उच्च स्तरीय भाषाओं जैसे कि C++, जावा, पाइथन आदि का इस्तेमाल इसी जनरेशन में प्रारंभ हुआ है। ठीक है, अभी आपका जावा से एक क्वेश्चन बना हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा है, तो आपका ये C++, जावा ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा ही है। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे इनके बारे में। ठीक है, अब देख लेते हैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैसे अगर हम देखें तो इसका बहुत व्यापक मायने है भाई। ठीक है, इसे हम अगर समझने बैठे हैं तो इस पर एक पूरी वीडियो बन सकती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ आप शॉर्ट में समझें। देखें सन 2005 के बाद ऐसे कंप्यूटरों के निर्माण का प्रयास चल रहा है जिनमें कंप्यूटिंग की ऊंची क्षमता तो हो। ठीक है, यानी कि जो कंप्यूटर का मेन कार्य है उस कार्य को करने में वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो, बहुत ज़्यादा उच्च क्वालिटी की हो। तो कंप्यूटिंग की ऊंची क्षमताएं हैं, इनके साथ साथ तर्क करने, मेन चीज़ें आप देखना, तर्क करने, निर्णय लेने और सोचने की भी क्षमता हो। ऐसी तकनीकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता को परिभाषित करती है। अर्थात यहाँ पर ऐसे कंप्यूटर बनाना, हमने बहुत ही डेवलप्ड कंप्यूटर बना लिए, हमने सुपर कंप्यूटर बना लिए। ठीक है, जैसे भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 बना। इसके बाद विश्व का पहला अगर सुपर कंप्यूटर की बात करें तो ये पाँचवीं पीढ़ी में ही बना था आपका, इसको भी ऐड कर लेना। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर क्रे 1 था। ठीक है, ये पाँचवीं पीढ़ी में ही बना है आपका, तो ये मैं ऐड करना भूल गया, आप लोग ऐड कर लेना। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000, तो सुपर कंप्यूटर हमने बना लिया। इनकी कार्य क्षमता इतनी ज़्यादा उच्च है, इतनी ज़्यादा उच्च है कि इंसान इनके सामने कुछ भी नहीं है। ठीक है, यानी कि इतना तगड़ा ये काम कर सकते हैं। लेकिन कमी क्या रही, कंप्यूटर्स में कमी रही सोचने समझने की। ठीक है, किसकी, सोचने समझने की, यानी कि भावनाएं नहीं है कंप्यूटर में, भावनाओं में लेस है, भावनाएं इंसान के अंदर है। तो
ऐसा कंप्यूटर हमने डेवलप कर लिया जो कि कई हज़ार गुना ज़्यादा गति से कार्य कर सकता है, लेकिन वो ना तो सोच सकता है, ना समझ सकता है, और ना ही कोई उसमें फीलिंग है। तो वैज्ञानिकों ने सोचा, 2005 के बाद से ऐसा प्रयास जारी है, वैज्ञानिकों ने सोचा कि भैया ऐसा कंप्यूटर क्यों ना डेवलप किया जाए जिसमें कि स्वयं तर्क करने, स्वयं निर्णय लेने या फिर सोचने समझने की क्षमता भी हो, यानी कि उसमें भावनाएं भी हो। तो इसी चीज़ को डेवलप करने के लिए जो एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया, जो एक सिस्टम तैयार किया गया, उसी सिस्टम को कहा जाता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता। यानी कि इसमें कृत्रिम रूप से स्वयं की सोचने समझने की, तर्क करने की क्षमता होगी। और इसका एक एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं। उससे पहले आप देखें आविष्कार किसने किया। ये जो व्यक्ति हैं ये इनाम के पात्र हैं, ठीक है, बहुत बड़े इनने एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उपलब्धि हासिल की। तो जॉन मैककार्थी नामक व्यक्ति थे जिनने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आविष्कार किया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सिंपल सा आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे वर्तमान रोबोटिक्स तकनीक इससे विकसित हुई है, ये भी ध्यान रखें। तो इसका एग्जांपल, अभी आप लोग सर्च बॉक्स में जाएं, कुछ मत करें, सिर्फ यूट्यूब खोलें और यूट्यूब में सर्च बॉक्स में जाएं और वहाँ पे आप लोग कुछ भी लिखें, ठीक है। जैसे आपने लिखा देव, DEV, तो देव लिखते ही वहाँ पे आ जाएगा देवभूमि ज्ञान दर्पण। भैया इसको कैसे पता चला कि आप लोग क्या सर्च कर रहे हैं। आप लोग लिखते हैं कि उत्तराखंड की रैंक, ठीक है, आप कोई रैंक ढूंढें, जैसे भारत की खुशहाली रिपोर्ट में उत्तराखंड, आप इतना ही लिखेंगे भारत की खुशहाली रिपोर्ट में, आगे खुद लिखा हुआ आ जाएगा उत्तराखंड की रैंक। तो ये कंप्यूटर जो आपका है, यानी कि जो आपका फ़ोन है, ये कैसे समझ जा रहा है कि आप लोग क्या सर्च करना चाह रहे हैं, क्या टाइप करने वाले हैं। इसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है, ठीक है। तो ये एक नमूना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसमें कंप्यूटर के पास स्वयं की सोचने की क्षमता है, निर्णय लेने की क्षमता है कि यूज़र जो है क्या सर्च कर रहा है। उसके बाद आपने सर्च किया, आप 2-3 बार देवभूमि ज्ञान दर्पण सर्च करो, और उसके बाद कल से आप देखेंगे कि मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको स्वयं सजेस्ट करने लग गया है, ठीक है। तो ये कैसे पहचाना उसने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसी तकनीक को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा गया, जो कि आपका 5वीं पीढ़ी में सामने आई है, ठीक है, और अभी इस पर कार्य चल रहा है, ठीक। तो ये थी आपकी कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। और यहाँ पे हमने सीखा कि कैसे हमने एक सिंपल से जो आपका वैक्यूम ट्यूब थी, ठीक है, ये वैक्यूम बल्ब, यहाँ से लेकर अभी 5वीं पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हम पहुँच गए हैं, ठीक है। तो ये कंप्यूटर का विकास किया, और इसमें हमने देखा अलग अलग पीढ़ियों में क्या क्या नए नए यंत्र हमने कंप्यूटर में लगाए और आधुनिक कंप्यूटर डेवलप किए, ठीक। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। हेल्पफुल लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर कीजिए और वीडियोज़ को लाइक कीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि ये सारी वीडियो, सारी जो सीरीज आपके लिए चल रही हैं, ये आपके सभी आगामी एग्जाम्स जो UPSC कराएगा, ठीक है, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड हो या फिर आपका बंदी रक्षक हो, SI हो, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।